हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा में। मैं हूं आनंद राजपूत और मैं आज आपको इस क्लास में मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्या? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो जैसे वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो दो आधार पर करते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक एक आपका करते हैं भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। क्लियर? चलो मैं आपको बताता हूं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पर तीन कौन से होते हैं? भुजाओं के आधार पर मार्कर किया हुआ आधार पर, तो देखिए तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, यहां लिखे थे पूरी बात, तीन प्रकार के होते हैं। ये त्रिभुज का चिन्ह है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सुनना और लिखा हुआ दोनों देखना है आपको। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर अगर मैं करता हूं तो एक हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। मार्क सही नहीं चल रहा। दो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ये लानी खींच दी मैंने, ज्यादा नहीं लिखूंगा, कहीं डालनी पड़ेगी। गड़बड़ कर दिया किसने कुछ। अभी देखता हूँ इसको। विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान। यानी अगर मैं आकृति बना के दिखाऊं तो इस तरीके से, ये मान लो इसका नाम ए है, इसका बी है और इसका सी है, तो ए बी सी अभी कौन सा है? एक समबाहु त्रिभुज है। अब मैं समद्विबाहु की बात करूं तो मैंने क्या किया, कुछ ऐसा करके बनाया और ये देखो, ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है बट ये वाली बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक अलग भुजा है और ये दो बराबर भुजाएं हैं, तो ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम भाव की बात करें तो इस तरीके से, ये भुजा अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तीन की तीनों कैसी हो जाए? अलग अलग। नाम इसका भी, ये ज्यादा छोटा बना दिया, इधर बना। चलो देखो, ये थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे। ठीक है, ये भुजा बराबर हो और ये अलग हो तो इसे कहते हैं विषम भाव त्रिभुज। अब यहाँ पर एबीसी जो है वो समद्विबाहु है और यहाँ पर विषम भाव ये हो जाएगा ए बी। अच्छा, ये वाला आपका कौन सा है? समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर। ये जो चिन्ह बताते हैं ये और ये बराबर है। अगर डबल कट लगे इस पे भी और इस पे भी तो भी ये बराबर माने जाएंगे। एक सिंगल कट लगाओ तो वो अलग, डबल कट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ऐसे भी चिन्ह लगे हो और यहाँ पर सिंगल कट लगाओ तो भी इसका मतलब यही है कि ये भुजा अलग है और ये दोनों अलग है। ठीक है, और ये आपका क्या है? ये तीन की तीनों अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अब मैं मान लेता हूँ अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। बट यहाँ पर अगर ये है ए है तो ये ए होगी, लेकिन ये क्या होगी? ये बी हो जाएगी। ठीक है, लाइन सही नहीं है इस तरीके से। ठीक है, ये बी हो जाएगी। क्लियर? तो ये दो भुजाएं बराबर, एक अलग। बट यहाँ पर बात करें तो ए बी और ये हो जाएगी सी, मतलब इसमें तीनों भुजाएं अलग हो गई। तो समझ आ गया होगा समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं समान हो, एक अलग हो। और विषम भाव में तीन की तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग हो। ठीक है, अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने? तीन ही प्रकार के होते हैं। नंबर दो, ये हो गया कोणों के आधार पर। ठीक है, तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक तो होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। और एक होता है समकोण त्रिभुज। नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और एक आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं? जैसे अभी आपका समबाहु त्रिभुज बना था जिसमें सभी कोण जो है 90 अंश से कैसे हो? कम। तो आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है वो भी एक आपका न्यून कोण त्रिभुज है। जरूरी नहीं सभी समबाहु त्रिभुज न्यून कोण होंगे,
बट सभी न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी 60 अंश समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत भुजाएं जो होती है ना, वो संगत कोण उनके बराबर रहते हैं। जैसे अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके सभी कोण कैसे हो, 90 अंश से कम हो, यानी सभी कोण कैसे हो, 90 अंश से कम हो, यानी 90 अंश से कम, 90 बड़ा हो और थीटा कम हो, सभी थीटा का मान 90 अंश से क्या हो, कम, ठीक। समकोण क्या होता है, 90 अंश के बराबर हो, यानी एक कोण कम से कम कितने अंश का हो, 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण जो है वो 90 अंश हो, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका कोण जो है वो 90 अंश से कैसा हो, अधिक हो, यानी 90 अंश से अधिक हो थीटा का मान, कम से कम एक कोण जो है वो 90 अंश से अधिक हो। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, यहाँ लिख दिया 60, 70 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 60, ठीक है। अब इनको जोड़े, देखो एक चीज और है, त्रिभुज के तीनों कोण कितने होने चाहिए, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे कभी कभी छोटी क्लास में पूछ लेता है कि ये दिए गए कोण त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, तीनों कोणों को जोड़िए, अगर 180 अंश होता है तो त्रिभुज बन रहा है, कम है तो भी नहीं बन रहा है, और अधिक है तो भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण, ठीक है। 90 अंश से कोण सभी कम हो, न्यून कोण। एक कोण समकोण हो तो ये इस तरीके क्या करती, ये आपका 90 अंश हो गया, ये चिन्ह होता है समकोण का, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर 90 अंश है, ये कोण जो है कितने अंश का है, 90, जगह कम है तो इधर बना रहे, ठीक है। और अधिक कोण जैसे इस तरीके से बना दिया, एक मिनट, कहाँ है रब, ये इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज इस तरीके का बना हुआ है, तो ये जो कोण है वो मान लो 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, कुछ भी हो सकता है, कुल मिला के 90 अंश से एक कोण कैसा हो, अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। मान लो ये 30 होता और ये 60 होता, तो इनका योग 180 अंश ही हुआ। और यहाँ पर भी ऐसे ये 110 हो गया, और अभी कितना कम है, 70, तो इसे हम 40 कर दें, इसे 30 कर दें, ठीक है। बात समझ आ गई, आशा करते हैं कोण आपको समझ आ गए होंगे, यानी न्यून त्रिभुज जो है आपको समझ में आ गए होंगे, न्यून कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, दोनों स्थितियों में आपको त्रिभुज समझ आ गए होंगे। अब इसको करते हैं रफ और बताते हैं। चलिए, अभी क्या किया हमने, त्रिभुजों के बारे में जाना, अब क्या जानना है, समरूपता और सर्वांग समता। सर्वांग सम क्या होता है, समरूपता क्या होती है, समरूपता एवं सर्वांग समता, सर्वांग समता। देखो इसमें अंतर समझ लो, समरूपता का मतलब क्या होता है, देखने में एक जैसे लगे, साइज डिपेंड नहीं करेगा, मतलब आकार छोटा हो या बड़ा हो, जैसे ताजमहल एक बड़ी आकृति बनी है और एक उससे छोटी बनी है, एक उससे छोटी बनी, तो देखने में तो एक जैसे हैं, मतलब समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप। मान लो यहाँ पर मैं समरूपता की बात कर रहा हूं, यानी देखने में रूप एक जैसा हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो ना हो, वो मैटर नहीं करता है। समरूपता क्या होती है, जैसे एक ये गोला बनाया मैंने और एक ये बनाया और एक ये बनाया, देखो मुझसे सही तो नहीं बनाया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अगर तुमको सर ये ऐसे गोले नहीं होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत देखिए। तो मान लीजिए ये गोले हैं, अब यहाँ एकदम प्रकार वगैरह नहीं है, तो उससे हम बना दें, फिलहाल ये समझो कि ये भी गोला है और ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, कोशिश करते हैं सही बन जाए, ठीक है। अब देखो ये देखने में तो रूप तो लगभग एक जैसा ही है, फिलहाल बना नहीं पर है, ठीक है, ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये जो है समरूप हो गई, कैसे हो गई, समरूप हो गई, समरूप, रूप समान है तो समरूप। समरूप का चिन्ह जानते हो क्या होता है, इस तरीके से बना दो, ये समरूप का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है। और अगर सर्वांग समता की बात करें तो इसका चिन्ह होता है बराबर का चिन्ह लगा दो और इसके ऊपर है इस तरीके से उल्टी है, तो ये किसका चिन्ह हो गया, सर्वांग समता का। तो एक जैसी देखने में आकृतियां जो लगती हैं उन्हें हम कहते हैं सम, समरूप। और सर्वांग सम किसे कहते हैं, जिसका प्रत्येक अंग समान हो, मतलब प्रत्येक भुजा समान हो या कोण के अकॉर्डिंग प्रत्येक कोण समान हो। जैसे कोई भी बहुभुज है उसका प्रत्येक कोण जो है वो बराबर होगा,
तो भी हम उसे सर्वांग सम कहेंगे, और अगर भुजाएं बराबर होंगी तो भी हम उसे सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कुछ ऐसे। ये तो आपको समरूपता समझ आ गई। अब सर्वांग सम दिखाते हैं। जैसे ये एक बना है त्रिभुज ए बी सी, और इधर मैंने दूसरा एक त्रिभुज बनाया डी ई एंड है। ठीक है, मान लो इसकी ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये भी 5 है। तो इस वाली स्थिति में आप देख रहे होगे इसकी एसी इसके डीएफ के बराबर है, इसकी ए बी इसकी डीई के बराबर है, इसका बीसी जो है वो ई एफ के बराबर है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कैसा है, ये सर्वांगसम। कैसा है, सर्वांगसम। किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, यानी जो त्रिभुज एबीसी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डीई एफ के। समझ आई बात, ऐसे लिखते हैं। बट अगर यही कह देता, अभी थोड़ा सा इसको क्या कर दें, छोटा बना दें। अब मैं इसको कर रहा हूं ऐसे, देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पर कर दिया 1.5, यहाँ पर कर दिया 2, यहाँ पर 2.5। अब ये लगभग सब आधी आधी हो गई, देख लो, 4 का आधा 2, 3 का आधा 1.5, 5 का आधा 2.5। तो अब आप इसे क्या कहोगे, भुजाएं तो बराबर रही नहीं, बराबर रही नहीं, तो अब ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, इसके। बात समझ आई, बात समझ आई। मतलब सर्वांग सम हम तब कहेंगे जब सभी अंग समान हो। और एक चीज समझ लो, यानी जो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, सर्वांग सम, वो समरूप हो सकती हैं, पर सभी समरूप आकृतियां जो हैं वो सर्वांग सम नहीं होंगी। सभी सर्वांग सम जो आकृतियां होंगी वो समरूप होंगी, पर सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आशा करते हैं और आपकी पहली प्रश्नावली इसी बात पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी बात पर खत्म हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं आधारभूतिक आनुपातिक प्रमेय, या इसी को कहते हैं थेल्स की प्रमेय। तो इसका मैं पूरा विवरण तो नहीं, बट आपको जो है एग्जाम से ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं वो एकदम समझा दे रहा हूं। इसका एक निचोड़ बता दे रहा हूं आपको क्या होता है। ठीक है, सिद्ध जब टाइम आएगा तो दोबारा से जब इसका पूरा गणित करवाया जाएगा तब करवा देंगे। अभी जो है आपको जल्दी करनी है, कोई एक रिवीजन करवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको केवल वो बता दे रहे हैं। अगर कोई भी त्रिभुज है, उसके आधार के समांतर कोई एक रेखा खींच दें बीच में से। ठीक है, तो ये जैसे माने बीसी आधार है इस त्रिभुज का, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका आधार बीसी है, और इस आधार बीसी के समांतर मैंने डीई एक रेखा खींच दी इसी में बीच में से। तो अब क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं, थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली, यानी इन इस भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के साथ, और तो इधर ये वाली भुजा और बटे ये वाली भुजा, यानी इसका अनुपात इस वाली भुजा के बराबर होगा। मतलब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि एडी बटे, अगर हम यहाँ पर सीडी या डीसी लिखते हैं तो यहाँ पर आप ए ई बराबर लिख सकते हैं ई बी। क्लियर, अगर मैं ऐसा ना लूं, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने ये क्या किया, पूरा लिया, कितना, पूरी, अगर किसी त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज की पूरी कोई सी भुजा लेते हैं तो छोटे के नीचे लेते हैं, अगर नीचे छोटे वाली लेते हैं तो दूसरी तरफ भी छोटी वाली भुजा को ही नीचे लेंगे। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पर एसी, या एसी ले लिया, और अपोन में मैंने क्या किया, बीसी, एसी अपोन में क्या कर दिया, बीसी। तो अब यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एडी अपोन में हो जाएगा डीई। देखो ध्यान से, यानी बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा और आधार, तो इस छोटे त्रिभुज की ये भुजा और ये आधार। समझ आई बात, समझ आई। या आप इसी को, जैसे ये इधर चल रहा है वैसा ही इधर भी हो सकता है, जैसे ये ऐसा भी तो हो सकता था, ए बी बटे मैं बीसी करता हूं, यानी ये वाली भुजा और बटे ये वाली, यहाँ पर सी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इधर इधर की ओर चलें तो, और बराबर इसी में क्या लिख सकते हैं, तो ये ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। समझ आई बात, इस तरीके से कर सकते हैं। या आप और कर सकते हैं क्या, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, जैसे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा,
अच्छा ये तो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आपको जो चाहिए हो, आपको जो चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग जो जो दिया है, अगर ये वाली भुजा दे रखी, ये वाली दे रखी और इस इसमें पूछ रहा है तो भी हम ले सकते हैं, यानी कि ऐसे भी ले सकते हैं ए डी अपॉन, अगर डी ई डी सी किया है मैंने तो इधर ए ई ये लिख चुका हूँ शायद, ए डी अपॉन डी सी, हाँ ये लिख चुका हूँ ना, तो कोई बात नहीं, अब सब इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। ए ई अपॉन क्या हो जाएगा बी ई, अब देखना ये है या ई बी, क्या हो जाएगा ई बी। अब देखना ये है कि मुझे जरूरत किसकी है, मुझे कौन सी भुजाएं दे रखी हैं और किनका साथी पूछा गया है, उनके अकॉर्डिंग में कोई भी, मतलब इसके बराबर ये भी हो सकता है, 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 या ये आपस में इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, समझ रहे हो ना। इस तरीके से जिसकी, अब मैं तुम्हें एक जो है उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको करते हैं रफ और सही से, इसको उतना ही रखते हैं जितनी हमें जरूरत है, एक डिब्बे में इसको बंद कर लेंगे, यही है इसका निचोड़, और इसी निचोड़ की हमें पड़ेगी जरूरत। चलिए इसको हम सही करके लिख देते हैं एक बार, चलो ये समझाने के लिए लाने की, चलो ठीक, चलिए देखो यही है आपकी थेल्स की प्रमेय का निचोड़, निचोड़ बता रहा हूं मैंने, थेल्स की प्रमेय अभी सिद्ध नहीं कराई, ठीक है, इसके लिए टाइम चाहिए है, वो बाद में, ये निचोड़ है आपका, इसी को देख लीजिए, इसी से आपका काम चलने वाला है। चलिए अब इसको करते हैं रफ और आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये दो आकृतियां बनी है, नंबर एक नंबर दो, तो इसमें आकृति एक व दो में डीई समांतर बीसी है, तो आकृति एक में आपको क्या ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एसी, और दो में एडी, मतलब दो में ये वाला पता करना है और इसमें ये पूरा क्वेश्चन मार्क है ना, एसी। तो पहले सवाल को हम कैसे करेंगे, मेरे पास दो चीजें हैं, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि मैं ए वाली भुजा दे रखी है मुझे एडी और डीवी दे रखी है, ठीक है, और एसी दे रखी है, तो मैं ईसी निकाल सकता हूँ, यहाँ से ईसी निकाल सकता हूँ, और ईसी जब निकला है तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एई प्लस ईसी, एक तो ये है तरीका। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ना चाहूँ तो मैं ए भी ले सकता हूँ कि नहीं, ए भी ले सकता हूँ, तो ये वाली भुजा और दूसरा, तो मेरे पास जो मुझे सही से पता है मैं पहले उसको अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पर क्या करूंगा, चूंकि डीई समांतर वीसी हैं, इसलिए आधार भौतिक आनुपातिक प्रमेय से, आधार भौतिक, आधार पूरा लिख नहीं सकते अभी, थोड़ा जगह कम है, तो आधार भौतिक आनुपातिक प्रमेय से, आधार भौतिक आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक या समानुपातिक एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, एडी अपॉन, मतलब ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा, एडी अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी, और बराबर इधर भी ऐसा ही करेंगे, तो ये वाली भुजा अपॉन ये वाली भुजा। अभी मुझे पूरा चाहिए एसी, एसी के लिए मैं दूसरा और तरीका है वो लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी, ए अपॉन ईसी, तो मैं मान रख रहा हूं, तो 1.5 अपॉन कितना है 3 इक्वल टू 1 अपॉन कितना है, मान लेता हूं इसको, ये एक्स है, कितना एक्स है, इतना क्या है एक्स है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, 15 एक 15, 15 दूनी 30, तो ये एक का गुणा एक्स में एक्स बराबर कितना आ गया 2। अब मेरा ए सी बराबर पूछा है, तो ए सी बराबर कितना है, ए सी बराबर है ए ई और प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो भैया ए ई का मान ऑलरेडी दे रखा है एक, और प्लस इसका कितना आया 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी, अब सेकंड वाले में भी हम चलते हैं, ये अभी कौन सा किया हमने, फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में भी ये हिंदी लिखे है, चूंकि डीई समांतर वीसी है और इसलिए आधार भौतिक आनुपातिक प्रमेय से, इसमें भी यही चीज लगाऊंगा मैं, इसमें भी क्या लगाऊंगा, यही चीज लगाऊंगा। अब सेकंड के लिए ये हिंदी सेम रहेगी, देखो ये सेकंड सवाल है ना जो, इसके लिए ये हिंदी सेम रहेगी, क्या सेकंड में भी यही लिखेंगे, चूंकि डीई सवाल नंबर 2 की अगर बात करें तब भी यहीं से, और सवाल नंबर 1 की बात करें तो ये तो हो ही गया, समझ आ गया ना, ये 1 का हो गया। अब 2 का मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जगह कम है तो यहीं से बता दे रहा हूँ, तो यही बात फिर लिखनी पड़ेगी, चूंकि डीई समांतर बीसी है, इसलिए आधार भौतिक आनुपातिक प्रमेय से एडी अपॉन
आकृति, क्योंकि ये चीजें दे रखी हैं सेम सेम, तो इसलिए यहीं पर हम मान लगा देंगे इसका आगे का हिस्सा। यानी अब एडी हमें पूछा गया है, तो एडी की जगह हम मान लेते हैं एक्स। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, एक्स है, इसका मान मैंने मान लिया ये जो है वो एक्स है। तो ये एक्स बटे डीबी कितना है, 7.2 है, बराबर ए ई कितना है, 1.8 है, और बटे वो कितना 5.4 है। तो पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 18 1 18, 18 तिया 54। तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर, तो ये 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7.2 अपॉन 3, यानी 7.2/3। 3 का अगर हम इसमें भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 इधर बचा तो 12 हो गया, 3 चौकू 12, तो 2.4 सेंटीमीटर। तो इस वाले जो सेकंड आपको आकृति दे रखी है उसमें एडी बराबर कितना आएगा, 2.4। आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको कहीं भी मिलेंगे, आप बहुत ही आसानी और अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। अब चूंकि कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है और जो सिद्ध करने वाले सवाल जो हैं वो भी हम आपको करवाने वाले हैं, फिलहाल अभी इसी में देखते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको समझ आ गई हैं या नहीं, चलिए आगे इसको हम बढ़ाते हैं। चलिए एक चीज देख लीजिए, और जैसे अगर आपसे आकृतियां दे दी जाएं, उनके मान दे दिए जाए, फिर पूछे कि ये इसके समांतर है अथवा नहीं, तो आपको क्या करना है, जो जो मान दिए गए ना उन मानों का अनुपात निकाल के देख लो भुजाओं के साथ, और जब अनुपात बराबर आ जाए दोनों तरफ तो आप कह देंगे कि दी गई भुजाएं यानी ये भुजा इसके समांतर है। जैसे मान लो इसका मान भी यहाँ 2.4 अब मैंने लिख ही दिया, तो इसका ये बटे ये करेंगे, ये बटे ये करेंगे, और दोनों तरफ अगर बराबर आता है यानी दोनों तरफ आएगा ही बराबर, बराबर आएगा तो हम लिख देंगे कि डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर कैसी है, बीसी है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि ये समांतर है कि नहीं और भुजाएं दे रखी हैं तो भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, और अनुपात अगर निकल आता है तो आधारभूतिक प्रमेय का जो विलोम है, विलोमता, ये उल्टा भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समांतर भुजाएं सिद्ध करनी है तो अनुपात बराबर कर दो, अगर अनुपात बराबर आते हैं भुजाओं के तो वो भुजाएं भी, ये जो दोनों भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, आशा करते हैं ये जो टाइप आपको जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा, और वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, इसके बाद के जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी लगी, आगे वाला पार्ट लाएं या ना लाएं इसके बारे में बताएं। और जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक जो है उस पर भी आप इस वीडियो को देख सकेंगे। तो फेसबुक आनंद कुमार के नाम से है, उसको फॉलो करिए सभी लोग, और यूट्यूब चैनल है यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा, उसको भी आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।